अध्याय 20 जर्मनी का एकीकरण। सन 1789 की फ्रांस की राजक्रांति से पूर्व यूरोप के लगभग सभी देशों में निरंकुश शासकों की एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। सभी शासक राजा के दैवीय अधिकार तथा न्यायता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानकर शासन करते थे। उस समय जर्मनी अनेक राज्यों में विभाजित था तथा ये सभी राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। पवित्र रोमन साम्राज्य की दुर्दशा का वर्णन करते हुए वोल्टेयर ने कहा था, पवित्र रोमन साम्राज्य न तो पवित्र है, न रोमन है और न साम्राज्य है। सन 1789 में फ्रांस में बूर्बो वंश के सम्राट लुई 16वें के विरुद्ध एक सफल क्रांति हुई। यूरोप के अन्य देशों की राजनीति को भी इस क्रांति ने प्रभावित किया तथा जर्मनी भी इसके प्रभाव से अछूता न रह सका। जर्मनी की जनता पवित्र रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी। उसे फ्रांसीसी क्रांति के 3 पवित्र सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता व विश्व बंधुत्व से अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त हुई थी। जर्मन राष्ट्रवाद व नेपोलियन। संभवतः नेपोलियन प्रथम व्यक्ति था जिसने जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण किया था। सन 1804 में फ्रांस का सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन ने अपनी विदेश नीति को 2 मौलिक सिद्धांतों पर आधारित किया था। प्रथम, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, इंग्लैंड जैसे महान व शक्तिशाली देशों की शक्ति का दमन करना तथा द्वितीय, निर्बल व छोटे राज्यों की शक्ति में वृद्धि करना। 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित करके उसके साथ प्रेसबर्ग की संधि की थी, जिसके अनुसार पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया तथा जर्मनी के राज्यों को इसके नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। नेपोलियन ने सन 1806 में राइन राज्य संघ का निर्माण किया तथा इस संघ में जर्मनी के राज्यों को सम्मिलित कर लिया गया। इस संघ की स्थापना करने में नेपोलियन का उद्देश्य ऑस्ट्रिया व प्रशा की शक्ति के विरुद्ध जर्मनी के संगठित राज्यों का एक मोर्चा तैयार करना था। इस संघ के अंतर्गत उसने प्रशासन के प्रजातंत्रीय स्वरूप का सूत्रपात किया, जिसमें कुलीनों व सामंतों को उनके विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया। पृष्ठ 240। इस प्रकार नेपोलियन ने जर्मन राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय व विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, देशभक्ति तथा भ्रातृत्व की भावनाओं का प्रचार इन राज्यों के अंतर्गत व्यापक रूप से हुआ था। जर्मन राष्ट्रवाद तथा वियना समझौता। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के पतन के बाद सन 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोपीय देशों के राजनीतिज्ञों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जर्मनी की जनता को यह विश्वास था कि इस सम्मेलन में जर्मनी की राष्ट्रीय एकता को मान्यता प्रदान की जाएगी, किंतु इसके विपरीत वियना समझौता के अनुसार राइन राज्य संघ समाप्त कर दिया गया। उस समय मेटरनिख वियना सम्मेलन में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति था तथा वो यूरोप महाद्वीप में शांति स्थापित करने हेतु नेपोलियन के कार्यों को उलटने के लिए कृत संकल्प था। अतः इस सम्मेलन में ये मान लिया गया कि जर्मनी की राष्ट्रीय एकता अन्य देशों की शांति व व्यवस्था में बाधक सिद्ध हो सकती थी। वियना समझौते के अंतर्गत जर्मनी को 38 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त करके उसकी राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर दिया गया। इन राज्यों के प्रशासन के लिए एक संघीय संसद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार संबंधित राज्यों के शासकों को प्रदान कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को इस संघीय संसद का अध्यक्ष बनाया गया। वियना समझौते के अंतर्गत जर्मनी के संबंध में जो निर्णय लिए गए थे, उनके अनुसार जर्मन राज्यों के किसी भी शासक को जर्मन सम्राट का पद नहीं दिया गया था। वहां की जनता को जर्मनी के नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। उन्हें संबंधित राज्यों का निवासी कहा जाता था। प्रत्येक राज्य का अपना निजी झंडा था, निजी शासक था तथा अपनी अलग जनता थी। प्रत्येक राज्य विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। उन्हें अपने परस्पर विवादों को संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता था तथा संसद के निर्णय को स्वीकार करना प्रत्येक राज्य के शासक व जनता के लिए अनिवार्य था। इस अवस्था का सबसे बड़ा दोष ये था कि ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी के हित परस्पर विरोधी थे। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया जर्मनी के हितों के अनुकूल कभी कोई कार्य कर ही नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त ये संघ शासकों का संगठन था। जनता को इसमें किंचित मात्र भी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार वियना समझौते के अंतर्गत जर्मनी के प्रशासन के लिए की गई व्यवस्था अनुपयोगी और व्यर्थ थी। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ। वियना समझौते की घोषणा के तुरंत पश्चात जर्मनी की जनता ने घोषित व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति करने की तैयारी प्रारंभ कर दी।
वास्तव में जर्मन राज्यों के लोग नेपोलियन के समय में राष्ट्रीयता व प्रजातंत्र के लाभों का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। अतः वे अब एक तंत्रीय व निरंकुश शासन व्यवस्था को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे प्रत्येक राज्य के लिए पृथक संविधान का पृथक संसद की मांग कर रहे थे। पृष्ठ 241। जर्मन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। लगभग 16 जर्मन विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए गुप्त समितियों की स्थापना की। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जर्मनी की जनता में उदारवाद व राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करना तथा ऑस्ट्रिया के प्रति घृणा उत्पन्न करना था। कार्लसबाद अध्यादेश 1819। मेटरडिक, जो संसार की समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए दमन नीति को ही एकमात्र साधन मानता था, ने जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने का निश्चय किया। उसने प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक तृतीय के सहयोग से अगस्त 1819 में जर्मन संघीय संसद की बैठक कार्लसबाद में आयोजित की। इस बैठक में क्रांति के संभावित खतरे को टालने के लिए कुछ दमनकारी कानून पारित किए गए। इन्हें कार्लसबाद अध्यादेश कहा गया। इन अध्यादेशों में ये व्यवस्था की गई कि जर्मन राज्य संघ का कोई सदस्य राज्य पृथक संविधान का निर्माण नहीं करेगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय में सरकारी प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया, जिनका कार्य विद्यार्थियों व अध्यापकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना तथा सरकार को उनसे अवगत कराना था। अध्यापकों व विद्यार्थियों की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगा दिया गया। इस आदेश की अवहेलना करने वाले अध्यापकों की सेवा समाप्ति तथा विद्यार्थियों को निष्कासन का प्राविधान भी किया गया। प्रेस व समाचार पत्रों पर भी कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। इस प्रकार कार्लसबाद अध्यादेश के द्वारा मेटरनिक को जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने में सफलता प्राप्त हुई थी। इस विषय में हेजन ने लिखा है, कार्लसबाद अध्यादेश मध्य यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्योतक थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया व जर्मनी में मेटरनिक के प्रभुत्व को सिद्ध कर दिया था। जर्मनी में 1830 की क्रांति का प्रभाव। जुलाई 1830 में फ्रांस में चार्ल्स दशम के निरंकुश शासन के विरुद्ध एक सफल क्रांति हुई। इस क्रांति की सफलता का समाचार सुनकर जर्मनी की जनता में भी राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जागृत हुई और उसने क्रांति करने का निश्चय किया। प्रशा के अतिरिक्त अन्य सभी जर्मन राज्यों के शासकों को उदार संविधान लागू करने को बाध्य किया गया। जर्मनी के दक्षिणी राज्यों ने ऑस्ट्रिया के आधिपत्य का विरोध करते हुए सैनिक संगठन स्थापित कर लिया, किंतु 1830 की क्रांति का ऑस्ट्रिया साम्राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पर महान प्रतिक्रियावादी नेता मेटरनिक उस समय अपने प्रभाव एवं शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। उसने जर्मनी के विभिन्न राज्यों में क्रांतियों का दमन करने के लिए कठोर एवं दमनात्मक कदम उठाए। सन 1832 में कार्लसबाद अध्यादेश का नवीनीकरण करके उन्हें कठोरता के साथ लागू किया गया। अप्रैल 1833 में कुछ क्रांतिकारियों ने संघीय संसद पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि सेना की सहायता से आक्रमण विफल कर दिया गया, तथापि ये स्पष्ट हो गया कि जर्मन की जनता को संघीय संसद की कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं था। संक्षेप में, जर्मन राज्यों में 1830 की क्रांति के प्रभाव स्थायी नहीं हो सके और सन 1848 तक जर्मनी में मेटरनिक का प्रभाव कायम रहा। फिर भी ये सत्य है कि वहां पर देशभक्ति, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और एकता की भावनाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका। पृष्ठ 242। जोलवरीन की स्थापना। 28 मई 1818 को प्रशा राज्य ने व्यापारिक सुविधा के लिए टैरिफ रिफॉर्म लॉ पारित किया। इस कानून के बन जाने से पूर्वी प्रशा व पश्चिमी प्रशा के मध्य व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत हो गया तथा प्रशा ने एक व्यापारिक इकाई का रूप ले लिया। उसने इस व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए अन्य जर्मन राज्यों को भी आमंत्रित किया। सन 1819 में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के 12 राज्यों ने एक टैरिफ यूनियन की स्थापना की, जिसे जोलवरीन कहा गया। इस संगठन के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों के पारस्परिक व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हो गया। सन 1834 तक जर्मन राज्य संघ के लगभग सभी सदस्य राज्यों ने जोलवरीन की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस प्रकार प्रशा के नेतृत्व में सन 1834 तक व्यापारिक क्षेत्र में समरूपता तथा आर्थिक एकता का महान कार्य पूरा हो गया था। इस आर्थिक एकता व मैत्री भावना ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण की मजबूत आधारशिला का निर्माण किया था। जनता ये भली भांति समझ गई कि प्रशा राज्य के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव था तथा ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर किए बिना ये कार्य संभव नहीं था। सन 1848 की क्रांति। फ्रांस में 1848 की क्रांति की सफलता ने जर्मनी राज्यों के देशभक्तों को भी क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया।
इस क्रांति के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का पतन हो गया और उसे त्यागपत्र देकर इंग्लैंड जाना पड़ा। ये घटना प्रतिक्रियावाद के अंत का स्पष्ट संकेत थी। जर्मनी की जनता ने अपने संबंधित राज्यों के शासकों के विरुद्ध क्रांति कर दी। सर्वाधिक भयंकर क्रांति 13 मार्च 1848 को प्रशा की राजधानी बर्लिन में हुई। प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने भयभीत होकर क्रांतिकारियों की मांग को स्वीकार कर लिया तथा राज्य में उदार संविधान को लागू कर दिया। अन्य राज्यों के शासकों ने भी प्रशा का अनुसरण करते हुए उदार संविधान को स्वीकार कर लिया। प्रशा के शासक ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण अभियान का नेतृत्व करने का वचन दिया। फ्रैंकफर्ट की संसद। जर्मनी के राष्ट्रीय नेताओं ने एक संसद का गठन किया जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसकी कुल सदस्य संख्या 600 थी। संसद का प्रथम अधिवेशन मई 1848 में फ्रैंकफर्ट में आहूत किया गया। इस अधिवेशन में जर्मन जनता के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। सदस्यों में इस प्रश्न पर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गया कि नवगठित जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया को सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं। अंत में लिए गए निर्णय के अनुसार ऑस्ट्रिया को इस संघ में सम्मिलित नहीं किया गया तथा प्रशा के राजा को संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस निर्णय के आधार पर प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ से एकीकृत जर्मनी का ताज धारण करने का अनुरोध किया गया, किंतु उसने संसद के इस अनुरोध को ठुकरा दिया। प्रशा के राजा के इस कार्य के फलस्वरूप फ्रैंकफर्ट की संसद के निर्णय स्वतः रद्द हो गए। इस असफलता से उदारवादियों व राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। इस असफलता के बाद सन 1851 में जर्मनी के पुराने संघ को पुनर्जीवित कर दिया गया। उस समय तक लगभग पूरे यूरोप में 1848 की क्रांति का दमन हो चुका था। प्रशा की सेनाओं ने भी जर्मनी के क्रांतिकारियों का दमन कर दिया। इस प्रकार प्रशा के सम्राट की कायरता के कारण जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंत हो गया। पृष्ठ 243। विलियम प्रथम का राज्यारोहण। सन 1861 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो जाने के बाद उसका भाई विलियम प्रथम प्रशा का सम्राट बना। वो भी एक तंत्रात्मक शासन का कट्टर समर्थक था। संवैधानिक सुधारों में उसे कोई विश्वास नहीं था। उसका विचार था कि जर्मनी के पुनर्निर्माण का कार्य प्रशा राज्य के नेतृत्व में ही हो सकता था। वो सैनिकवाद का कट्टर समर्थक था। उसने कहा था, जर्मनी पर जो व्यक्ति शासन करना चाहेगा उसे सर्वप्रथम जर्मनी को जीतना पड़ेगा और ये कार्य केवल भाषणों से पूरा नहीं हो सकता। राज्यारोहण के पश्चात विलियम प्रथम ने प्रशा की सेना को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए धन की आवश्यकता थी और आर्थिक साधनों को जुटाने के पूर्व प्रतिनिधि सभा की अनुमति लेना आवश्यक था, किंतु प्रतिनिधि सभा ने सैनिक विकास के लिए आवश्यक धन की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया तथा राजा की सैनिक योजना को ठुकरा दिया। प्रतिनिधि सभा में उदारवादियों का बहुमत था। वे चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण जनतंत्रीय व संवैधानिक साधनों के द्वारा पूरा होना चाहिए। इस प्रकार सम्राट तथा प्रतिनिधि सभा के मध्य उत्पन्न विवाद से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। बिस्मार्क, प्रशा का चांसलर। ऐसी संकटमय परिस्थिति में विलियम प्रथम का ध्यान एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात व्यक्ति बिस्मार्क की ओर गया। वो उस समय प्रशा के राजदूत के रूप में फ्रांस में कार्यरत था। सम्राट ने उसे तुरंत फ्रांस में बुलाकर 23 सितंबर 1862 को प्रशा का चांसलर नियुक्त किया। चांसलर पद की शपथ लेते हुए बिस्मार्क ने कहा था, मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के इस संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। विलियम प्रथम की भांति बिस्मार्क भी रक्त व लौह की नीति का समर्थक था। संसदीय प्रणाली में उसे तनिक भी विश्वास नहीं था। यही कारण है कि उसने सदैव संसद के अस्तित्व तथा उसके विरोध की अवहेलना की थी। वो जर्मनी के एकीकरण के लिए युद्ध को अनिवार्य मानता था तथा इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रशा की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना चाहता था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। चांसलर का पद ग्रहण करने के बाद बिस्मार्क ने प्रशा की सैनिक शक्ति का विस्तार किया तथा अपनी योजना को पूरा करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। चूंकि सम्राट विलियम प्रथम तथा चांसलर बिस्मार्क के राजनीतिक विचारों में समानता थी, अतः बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण अभियान में अपने सम्राट का पूरा सहयोग व समर्थन प्राप्त हुआ था। बिस्मार्क की कूटनीतिज्ञता, दूरदर्शिता व राजनीतिक योग्यता का ही परिणाम था कि जर्मन साम्राज्य का निर्माण मात्र 6 वर्ष की अवधि में पूर्ण हो गया। किंतु इस छोटी सी अवधि में प्रशा की सेना को 3 युद्ध लड़ने पड़े और सभी युद्धों में उसे सफलता प्राप्त हुई थी। पृष्ठ 244। डेनमार्क के साथ युद्ध। श्लेस्विग तथा हॉलस्टाइन
के प्रदेश डेनमार्क के अधीन थे, किंतु डेनमार्क के राजा को इन प्रदेशों को अपने राज्य में विलीन करने का अधिकार नहीं था। हॉलस्टाइन की संपूर्ण जनता जर्मन थी, जबकि श्लेस्विग में जर्मन व डेन दोनों जातियों के लोग निवास करते थे। इस प्रकार डेनमार्क के राजा के संरक्षण में इन प्रदेशों का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया था। सन 1863 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन नवान ने उपर्युक्त व्यवस्था का उल्लंघन करके श्लेस्विग को डेनमार्क में विलीन करने की घोषणा कर दी। उपर्युक्त दोनों प्रांतों की जनता ने डेनमार्क के राजा के इस कार्य का विरोध किया तथा आंदोलन की तैयारी प्रारंभ कर दी। श्लेस्विग हॉलस्टाइन समस्या ने बिस्मार्क की इच्छा के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। उसने अवसर का पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि करके इस समस्या को हल करने में उसे सहयोग का आश्वासन प्रदान कर दिया। ऑस्ट्रिया व प्रशा ने संयुक्त रूप से डेनमार्क के राजा को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर उपर्युक्त घोषणा को वापस लेने की मांग की। डेनमार्क द्वारा उपर्युक्त मांग को ठुकरा दिया गया। फलस्वरूप फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया व प्रशा ने मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में डेनमार्क की पराजय हुई तथा उपर्युक्त दोनों प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्त हो गए। किंतु इन प्रदेशों की भावी व्यवस्था के प्रश्न पर प्रशा व ऑस्ट्रिया में मतभेद उत्पन्न हो गया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया की इच्छा के विरुद्ध इन प्रदेशों को प्रशा में मिलाना चाहता था। वास्तविकता ये थी कि बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से भी युद्ध लड़ना चाहता था, क्योंकि वो भलीभांति जानता था कि ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता। अपनी योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ गेस्टियन की संधि की, जिसके अनुसार हॉलस्टाइन का प्रदेश ऑस्ट्रिया को दे दिया गया तथा श्लेस्विग के प्रदेश पर प्रशा का अधिकार हो गया। ये संधि बिस्मार्क की कूटनीतिक योग्यता का प्रमाण सिद्ध हुई। चूंकि हॉलस्टाइन का प्रदेश प्रशा की सीमाओं से घिरा हुआ था, अतः ये प्रदेश ऑस्ट्रिया के लिए गले की हड्डी बन गया। दूसरी तरफ बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए सैनिक तैयारी करने लगा। ऑस्ट्रिया का एकाकीपन। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को यूरोप में मित्रहीन बनाने का निश्चय किया। इसके लिए उसने रूस, फ्रांस व पिडमॉन्ट सार्डिनिया से पृथक पृथक संधियां करके युद्ध में तटस्थ रहने का वचन प्राप्त कर लिया। सन 1863 में बिस्मार्क ने पोलैंड के विद्रोह का दमन करने में रूस के जार को सहायता प्रदान की तथा बदले में रूस की सहानुभूति तथा ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में तटस्थ रहने का आश्वासन प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से सन 1865 में एक संधि करके उसे तटस्थ रहने के लिए सहमत कर लिया। इसके बदले में उसने फ्रांस को जर्मनी के कुछ पश्चिमी जिले देने का वचन दे दिया। नेपोलियन ने ये सोचकर बिस्मार्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि युद्ध में ऑस्ट्रिया व प्रशा की शक्ति क्षीण होगी तथा फ्रांस को अपनी सीमाएं बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उस समय इटली के देशभक्त भी एकीकरण के लिए प्रयास कर रहे थे। इटली का वेनेशिया प्रदेश ऑस्ट्रिया के अधीन था, अतः उचित अवसर देखकर बिस्मार्क ने पीडामॉन्ट सार्डिनिया राज्य से एक सैनिक संधि की, जिसमें प्रशा, पीडमॉन्ट, सार्डिनिया दोनों ने अपने समान शत्रु ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संयुक्त रूप से लड़ने की प्रतिज्ञा की। पृष्ठ 245। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध 1866। अंततः जून 1866 में ऑस्ट्रिया तथा प्रशा के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। बिस्मार्क की कूटनीति के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया को यूरोप के किसी अन्य देश से सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। ये युद्ध केवल 7 सप्ताह तक चला था, इसलिए इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की सैनिक शक्ति अत्यंत कमजोर थी। इसके अतिरिक्त उसे प्रशा तथा पीडमॉन्ट सार्डिनिया की सेनाओं से 2 पृथक मोर्चों पर लड़ना पड़ा। अंतिम तथा निर्णायक युद्ध सेडोवा के मैदान पर लड़ा गया, जिसमें 3 जुलाई 1866 को ऑस्ट्रिया की भीषण पराजय हुई थी। युद्ध के बाद 23 अगस्त 1866 ईस्वी को दोनों पक्षों में प्रेग की संधि हुई। इस संधि के अनुसार जर्मनी के पुराने संघ को समाप्त करके प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राज्यों का एक नवीन संघ संगठित कर दिया गया। जर्मनी के समस्त उत्तरी राज्य, जिनकी संख्या 21 थी, ऑस्ट्रिया की अधीनता से मुक्त कर दिए गए। वेनेशिया का प्रदेश इटली को प्राप्त हो गया। इस प्रकार उत्तर जर्मनी राज्य संघ का निर्माण हुआ तथा प्रशा के सम्राट को संघ का अध्यक्ष बनाया गया। फ्रांस प्रशा युद्ध 1870। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय संपूर्ण यूरोप के इतिहास की एक विस्मयकारी एवं निर्णायक घटना थी। महाद्वीप के राजनीतिक संतुलन पर इस घटना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
युद्ध में प्रशा की विजय के फलस्वरूप उसने यूरोपीय शक्तियों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके विपरीत नेपोलियन तृतीय के सम्मान व प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा था। उसकी कमजोर, अवसरवादी, स्वार्थी एवं अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को ठेस लगी थी। वास्तव में ये बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। फ्रांस में नेपोलियन के विरुद्ध सर्वत्र विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हो गया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि फ्रांस पराजित हुआ। फ्रांस की जनता सेडोवा की घटना का बदला लेने के लिए नेपोलियन से प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने की मांग करने लगी। नेपोलियन के समक्ष भी फ्रांस के सम्मान को पुनः अर्जित करने तथा जनता के असंतोष को शांत करने के लिए प्रशा के विरुद्ध युद्ध लड़ने की अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ बिस्मार्क भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध को अनिवार्य समझता था। जर्मनी के दक्षिणी राज्य फ्रांस के अधीन थे तथा इन राज्यों को नवनिर्मित जर्मन संघ में सम्मिलित किए बिना जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता था। इस प्रकार फ्रांस व प्रशा दोनों युद्ध चाहते थे। सौभाग्यवश स्पेन के राज सिंहासन के प्रश्न ने दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध प्रारंभ कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1868 में स्पेन की जनता ने महारानी इसाबेला के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह करके उसे हटा दिया तथा होहेन-जोलर्न वंश के राजकुमार लियोपोल्ड से स्पेन की राजगद्दी पर आसीन होने की प्रार्थना की। नेपोलियन तृतीय ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और ये स्पष्ट घोषणा कर दी कि फ्रांस भविष्य में भी स्पेन की गद्दी पर होहेन-जोलर्न वंश के अधिकार को कभी सहन नहीं करेगा। इतना ही नहीं, नेपोलियन तृतीय ने ये भी मांग की कि प्रशा का सम्राट फ्रांस को ये वचन दे कि भविष्य में स्पेन की गद्दी पर होहेन-जोलर्न वंश के अधिकार का दावा नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रशा के सम्राट तथा फ्रांस के राजदूत की वार्ता एम्स नामक नगर में संपन्न हुई। सम्राट विलियम प्रथम ने इस वार्ता का संक्षिप्त विवरण एक तार द्वारा अपने चांसलर बिस्मार्क के पास भेजा। पृष्ठ 246। अवसर का लाभ उठाकर बिस्मार्क ने तार की भाषा को समाचार पत्रों में इस ढंग से प्रकाशित करवाया कि उससे दोनों देशों की जनता में एक दूसरे के विरुद्ध उत्तेजना फैल गई। दोनों देशों की जनता में यह अफवाह फैल गई कि फ्रांस के राजदूत तथा प्रशा के सम्राट का एक दूसरे द्वारा अपमान किया गया था। विवश होकर 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस की सेना का नेतृत्व स्वयं नेपोलियन तृतीय ने किया। उसने प्रशा की सैनिक शक्ति को अत्यधिक कमजोर समझकर एक बार पुनः गलती की। वास्तविकता ये थी कि प्रशा के मुकाबले फ्रांस की सेना अत्यंत निम्न स्तर की थी। 11 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में फ्रांस की सेना की भीषण व निर्णायक पराजय हुई। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा की सेना के समक्ष समर्पण कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1870 को फ्रांस व प्रशा के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि संपन्न हुई। इसकी शर्तों के अनुसार अल्सास एवं लॉरेन प्रदेशों से फ्रांस को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। क्षतिपूर्ति के रूप में 500 करोड़ फ्रैंक की धनराशि फ्रांस ने जर्मनी को देने का वचन दिया। इस धनराशि के भुगतान की अधिकतम अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई। ये भी निश्चित किया गया कि इस अवधि में जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में रहेगी तथा उसका संपूर्ण व्यय फ्रांस की सरकार वहन करेगी। जर्मन साम्राज्य की घोषणा। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय के पश्चात जर्मनी के दक्षिणी राज्यों को फ्रांस की अधीनता से मुक्त होने की घोषणा की गई तथा इन राज्यों को जर्मन राज्य संघ में सम्मिलित कर लिया गया। इसके साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। जर्मनी के लिए एक संघीय संविधान की रचना की गई। इस संविधान के अनुसार प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम को जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को वारसाई के शाही महल में विलियम प्रथम का राज्यारोहण उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जर्मनी के एकीकरण का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का उल्लेख कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, 1819 के कालसवाद अध्यादेश पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 3, फ्रैंकफर्ट की संसद पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 4, प्रशा के चांसलर बिस्मार्क के उत्थान का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, 1870 के फ्रांस व प्रशा के युद्ध का वर्णन कीजिए। पृष्ठ 247। प्रश्न 1, फ्रैंकफर्ट की संसद को स्वीकार करने से किसने इनकार किया था? 1, विलियम। 2, विलियम कैसर द्वितीय। 3, फ्रेडरिक विलियम। 4, फ्रेडरिक विलियम तृतीय। उत्तर 3, फ्रेडरिक विलियम।
प्रश्न 2, विलियम प्रथम प्रशा का राजा कब बना था? 1. 1861 ईस्वी में, 2. 1848 ईस्वी में, 3. 1856 ईस्वी में, 4. 1870 ईस्वी में। उत्तर 1. 1861 ईस्वी में। प्रश्न 3, बिस्मार्क प्रशा के चांसलर के पद पर नियुक्त हुआ था? 1. 1860 ईस्वी में, 2. 1857 ईस्वी में, 3. 1862 ईस्वी में, 4. 1866 ईस्वी में। उत्तर 3. 1862 ईस्वी में। प्रश्न 4, जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? 1. काबूर, 2. नेपोलियन द्वितीय, 3. मेजिनी, 4. बिस्मार्क। उत्तर 4. बिस्मार्क। प्रश्न 5, सेडोवा का युद्ध हुआ था? 1. 1848 ईस्वी में, 2. 1871 ईस्वी में, 3. 1870 ईस्वी में, 4. 1866 ईस्वी में। उत्तर 4. 1866 ईस्वी में। प्रश्न 6, सेडोवा के युद्ध में किस देश को पराजय का सामना करना पड़ा था? 1. प्रशा, 2. ऑस्ट्रिया, 3. फ्रांस, 4. स्पेन। उत्तर 2. ऑस्ट्रिया। प्रश्न 7, 1865 ईस्वी में बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय से गुप्त संधि कहाँ की थी? 1. प्रेसबुर्ग, 2. टिलसिट, 3. बियारित्ज, 4. फ्रैंकफर्ट। उत्तर 3. बियारित्ज। प्रश्न 8, फ्रैंक प्रशियन का प्रस्फुटन हुआ था? 1. 1868 ईस्वी में, 2. 1870 ईस्वी में, 3. 1871 ईस्वी में, 4. 1866 ईस्वी में। उत्तर 2. 1870 ईस्वी में। प्रश्न 9, सेडान के युद्ध में कौन देश पराजित हुआ था? 1. प्रशा, 2. डेनमार्क, 3. ऑस्ट्रिया, 4. फ्रांस। उत्तर 4. फ्रांस। प्रश्न 10, सेडान के युद्ध के बाद फ्रांस व प्रशा के मध्य संधि हुई थी? 1. सेन स्टीफेनो की संधि, 2. फ्रैंकफर्ट की संधि, 3. पेरिस की संधि, 4. कैंपो फार्मियो की संधि। उत्तर 2. फ्रैंकफर्ट की संधि। पृष्ठ 248।